हेलो बच्चों, आप सभी का खान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जगदीश चौधरी। बच्चों, हम आज खान एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10वीं की गणित के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज अध्याय नंबर 3, इसका नाम है दो स्तरों वाले रैखिक समीकरण। दो स्तरों वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये जो अध्याय है वो कितने नंबर का है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से हमें कितने नंबर के है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2023 2023 का जो पैटर्न आया है, इसका जो पैटर्न आया है वो पैटर्न 2022 के जैसा ही है। 2022 में पैटर्न था कोरोना काल में, वैसा ही पैटर्न 2023 का रखा है। उसके हिसाब से जो अपना अध्याय नंबर 3 है वो 6 नंबर का है, यानी इसका जो अंक भार है वो 6 नंबर के है। हमें तैयारी करने में 6 नंबर के क्वेश्चन है जो अध्याय नंबर 3 से तैयार करने हैं। आइए चलते हैं अध्याय नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। अध्याय नंबर 3 का अपना नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बच्चों, यदि हम इस लाइन का यदि अनुवाद करते हैं, यदि इस लाइन का यदि अर्थ निकालते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखो, दो का मतलब दो, दो शब्द सीधा ही है, गणित के दो अंक से ले लो। और चर शब्द है वो एक प्रकार से संख्या का प्रकार है। किसका प्रकार है? संख्या का प्रकार है। संख्या को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें से पहला भाग है वो है असर संख्या। असर संख्या। और दूसरा भाग है वो है चर संख्या। कौन सी संख्या? चर संख्या। और हम अध्याय नंबर 3 में इस चर संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी संख्या के बारे में? चर संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो असर संख्या क्या होती है, इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखो। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? वह संख्या वह संख्या जो स्वयं पर स्वयं पर स्वयं के कोष्टक में लिख लो खुद। जो संख्या स्वयं पर निर्भर होती है, निर्भर होती है, या ये तो जो अपनी किताब की जो रटरटाई परिभाषा है वो है। यदि हम अपनी भाषा में समझे तो क्या हो जाएगी? जिस संख्या का मान जिस संख्या का मान जिस संख्या का मान निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे असर संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? असर संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे सर कौन कौन सी असर संख्या हो जाएगी? जैसे देखो, जिसका मान निश्चित होता है, खुद पे निर्भर होती है, यानी एक, दो, तीन, पांच, ऐसे लेके अनंत तक।
यदि देखते हैं तो सारी संख्या है वो कौन सी है, असर है। क्यों है, देखो 3 का मान होता है वो हर जगह पर 3 है। कहीं पर ये लिखा मिलता है कि x बराबर 3 बराबर 1 लेने पर, 3 बराबर 2 लेने पर, कहीं पर भी नहीं मिलता है। 3 का मान है वो हमेशा ही 3 होता है। 4 का मान है हमेशा ही 4 होता है। -5 का मान है तो -5 ही होता है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिसका मान निश्चित होता है, जिसके मान को हम चेंज नहीं कर सकते, जो खुद पर निर्भर करती है, वो संख्याएं होती है, असर संख्याएं होती है। सारी संख्या किस में आ जाएगी, असर संख्या। अब आइए बात करते हैं सर संख्या के बारे में। यानी ये इसकी परिभाषा कैसे हो, इसकी जो उल्टी हो जाएगी, वह संख्या वह संख्या जो जो दूसरों पर, जो क्या हो, दूसरों पर निर्भर करती हो, दूसरों पर निर्भर करती हो। यानी ऐसी संख्या जो दूसरों पर निर्भर करती हो, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। या इसकी दूसरी परिभाषा ये लिख देते हैं, वह संख्या जिसका मान जिसका मान मान निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं, सर संख्या कहते हैं। सर इसमें उदाहरण, यदि इसमें उदाहरण की बात करें तो ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर है वो किस में आते हैं, सर संख्याओं में आते हैं। क्यों कि हमने गणित में देखा है कि x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 5 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर हर बार x तो वही है लेकिन उसका मान चेंज हो रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर तो हम x का मान 3 ले रहे हैं, एक में 5 ले रहे हैं, एक में 7 ले रहे हैं, तो वो चेंज क्यों हो रहा है, उसका मान है वो निश्चित नहीं है, वो खुद पे निर्भर नहीं करता है, वो सर संख्याओं पे निर्भर कर रहा है। यानी वो कौन सी संख्या हो गई है, सर संख्या हो गई। तो यानी जो एक्स वाई जेड जितने भी है ए बी सी डी, वो कौन सी संख्याओं में आते हैं, वो सर संख्याओं में आते हैं। अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। हमें ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि सर संख्याओं को परिभाषित कीजिए या असर संख्याओं को परिभाषित कीजिए या उनके उदाहरण दीजिए। हम इनको समझना है कि जो दो सरवाला रैखिक समीकरण इस अध्याय में हम किस किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे इस अध्याय में काम आएगी, के बारे में अध्ययन करने के लिए हम पहले उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। तब हमें पता लगेगा कि ये जो संख्याएं बनी हुई है, जो इस अध्याय के अंदर जो समीकरण बने हुए हैं, ये समीकरण किस किस से बने हुए हैं। तो ये जो समीकरण रैखिक समीकरण दो चर वाले, हमने ये दो चर वाले शब्द का इसका टुकड़ा कर लिया कि ये क्या है, ये एक संख्या का प्रकार है। हमें ये पता लगा लिया है कि सर क्या है, एक संख्या का प्रकार ही है। फिर आता है वाले रैखिक समीकरण, ये रैखिक शब्द आया है, रैखिक समीकरण। तो मैं रैखिक से पहले मैं समीकरण को थोड़ी परिभाषित करवा देता हूं कि समीकरण क्या है, क्योंकि रैखिक से इंपॉर्टेंट समीकरण है। समीकरण पहले हल करेंगे, बाद में हम रैखिक शब्द की परिभाषा करेंगे। समीकरण देखो, समीकरण की परिभाषा क्या बन जाएगी, समीकरण, समीकरण क्या होता है, जब चर और जब चर और अचर, जब चर और असर संख्याओं को गणित की या गणितीय गणितीय संक्रियाओं द्वारा, गणितीय संक्रियाओं संक्रियाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित
किया जाता है तो उसे व्यंजन को समीकरण कहते हैं। जो व्यंजक बनता है, नया जो रूप बनता है, कब नया रूप बनता है? जब हम चर संख्या और असर संख्या को दोनों को मिलाते हैं। किसके द्वारा मिलाते हैं? गणित की संक्रियाओं के द्वारा। गणित की कौन कौन सी संक्रियाएं हैं? गणित की संक्रिया है वो मुख्य रूप से चार है। कौन सी? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जब हम सर संख्याओं और असर संख्याओं को गणित की संक्रियाएं या तो जोड़ करते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं या बाकी करते हैं, उनके द्वारा मिलाते हैं तो नया जो रूप प्राप्त होता है वो रूप कौन सा प्राप्त होता है? वो रूप होता है समीकरण। उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि बात करता हूं कि समीकरण उदाहरण कैसे? 3x प्लस 4y, ये एक समीकरण है। क्या है? ये एक समीकरण है। इसकी परिभाषा देखो। चर संख्या और अचर, इसमें 3 भी है, x भी है, 4 भी है, x y भी है। यानी दोनों क्या है? एक चर है, एक अचर है, एक चर है, एक अचर है। दोनों ही संख्या आ गई। फिर ये बता रहा है गणित की संक्रियाएं। संक्रियाएं लगी देखो, x है वो 3 से गुणा हो रहा है, फिर प्लस किस में हो रहा है? 4y में। 4y में प्लस हो रहा है। एक बार गुणा हो रहा है, दूसरी बार जुड़ रहा है। तो गणित की संक्रियाएं लग गई। तो ये क्या बन गया? एक समीकरण का निर्माण हो गया, समीकरण बन गया। तो ये समीकरण की परिभाषा हो गई। अब आता है समीकरण के प्रकार के बाद में सर ये रेखिक शब्द। रेखिक शब्द का मतलब होता है जिस समीकरण की घात, रेखिक शब्द की यदि परिभाषा निकालते हैं, रेखिक समीकरण की यानी जिस समीकरण की घात, घात कितनी हो? घात एक होती है। क्या होती है? एक। उसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। यानी जिस समीकरण की अधिकतम घात यदि एक है, वन है, तो वो कैसा समीकरण कहलाएगा? रेखिक समीकरण कहलाएगा। तो ये जो दिए जा रहे हैं इस अध्याय में, जो भी हम पढ़ेंगे, इस अध्याय में जितने भी समीकरण हमें दिए हुए होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे? रेखिक समीकरण होंगे। कौन से होंगे? रेखिक समीकरण होंगे। हम इस अध्याय में केवल से केवल कौन सा समीकरण पढ़ेंगे? रेखिक समीकरण पढ़ेंगे। अब देखो रेखिक समीकरण का एक मानक रूप होता है। क्या रेखिक समीकरण होता कैसा है? रेखिक समीकरण का मानक रूप, रेखिक समीकरण का मानक रूप, मानक रूप वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है? रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है। यानी जितने भी समीकरण हमें मिलेंगे इस अध्याय में, अध्याय नंबर 3 में जितने भी समीकरण मिलेंगे वो सारे के सारे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ही हमें मिलेंगे। सारे के सारे इस एक रूप में। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है? ए बी है वो अपने वास्तविक संख्या है। ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या होगी। यानी ए बी सी का जो मान होगा वो कौन सी संख्या हो सकती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सारी संख्या आ जाती है, प्लस की, माइनस की, जीरो, पॉइंटों की, भिन्न की, अंडरवुड की, सारी संख्या है वो वास्तविक संख्या में मिलके आ जाती है। तो ए बी सी तो वास्तविक होगा, लेकिन लेकिन वास्तविक के अंदर तो शून्य भी आता है सर। भाई वास्तविक में जीरो भी तो साथ में है, लेकिन ए और बी का मान, ए और बी का मान जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। यदि ए और बी का मान जीरो हो जाता है, यदि ए का मान जीरो हो, यहां देखो ए का मान यदि जीरो हो गया तो ए किससे गुणा हो रहा है? एक्स से गुणा हो रहा है, तो एक्स भी जीरो हो जाएगा। बी का मान जीरो हो जाएगा, बी का मान जीरो होगा तो वाई किससे गुणा हो रहा है? बी से गुणा हो रहा है, बी भी क्या हो जाएगा?
y भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, तो अपने पास में रेखिक समीकरण बनेगा ही नहीं। जब रेखिक समीकरण नहीं बनेगा तो हम हल किसको करेंगे? यानी हमारे पास में ए बी सी है, वो तीनों ही सर वास्तविक संख्या होगी, लेकिन ए और बी होगा वो कतई शून्य यानी जीरो नहीं होगा। बाकी उनका मान माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। इसका मान ए और सी हो सकता है, सी का मान कुछ भी हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है, सी माइनस का भी हो सकता है, प्लस का। केवल ए और बी की बात कर रहे हैं। ये है वो हमने अपने अध्याय नंबर 3 का जो नाम था दो चर वाले रेखिक समीकरण, उसका हमने अर्थ निकाल लिया और ये समझ लिया कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। ये हमने इस पूरे पाठ का जो सार था वो समझ लिया है कि इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। अब इसके बाद में आते हैं इस अध्याय में किस किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो उस पे देखो। इस अध्याय में हम टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले समीकरण निर्माण पर। किस पर करेंगे? समीकरण निर्माण। सबसे पहला टॉपिक अपने पास में है वो है समीकरण निर्माण। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर कथन के रूप में प्रश्न दे रखा होगा, उससे हमें क्या करना होगा, समीकरण का निर्माण करना होगा। जो भी क्वेश्चन के अंदर कथन दिया हुआ है, जो भी कहावत कह रखी हुई है, जो भी लैंग्वेज भाषा में लिखा हुआ है, उसको हम किस में बदलेंगे, समीकरण रूप में बदलेंगे, यानी गणितीय रूप में बदलना है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना, हल करने की विधियां, यानी समीकरण को हल कैसे करेंगे और इसकी कौन कौन सी विधियां है, इसको समीकरण को हल करने की। जो हम पहले क्वेश्चन में जो समीकरण बनाएंगे उनको हल कैसे करेंगे, उनका उत्तर कैसे निकालेंगे, उनके बारे में देखो। तो इसमें मुख्य रूप से विधियां है वो दो मुख्य रूप से समझा रहा हूं। मुख्य रूप से दो है, एक तो है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि जिसका यदि दूसरा नाम बोले तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। और दूसरी विधि है वो है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। यानी बीज गणित के द्वारा हम उसमें जो भी समीकरण दे रखा उसको हल करने की। पहली है वो आलेखीय। आलेखीय विधि से हमें एक पक्का हमारा क्वेश्चन है वो आज की क्लास में पक्का हो जाएगा अपना। उत्थान एजुकेशन पर आपको जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है उसका एक ही उद्देश्य है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा जो उत्थान एजुकेशन से जुड़ा हुआ है वो मैथमेटिक्स में 100 तक पहुंचे। 100 पहुंचने के उद्देश्य से ही उत्थान पे चलाया जा रहा है। देखो इसमें जो आलेखीय विधि है इससे केवल एक ही क्वेश्चन बनता है और वो भी बनता है 4 नंबर का। अंक बाहर कितना है, 4 नंबर का। बोर्ड के अंदर पक्का है, एक क्वेश्चन ग्राफ का आता ही है, पक्का क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन है वो ग्राफ का आता है और वो 4 नंबर का है। क्योंकि अपना जो पूरा अध्याय है वो 6 नंबर का है, उसमें से 4 नंबर का है वो किसका है, ग्राफ का है। तो ग्राफीय विधि से एक तो पक्का हल ही कर लो, इस ग्राफीय विधि को तो पक्का ही समझनी है, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनता अपना। तो 4 नंबर का जो ग्राफीय विधि से पूछेगा। फिर आता है बीज गणितीय विधि। अब बीज गणितीय विधि है वो 3 अलग अलग भागों में बांट रखी है, किसको, बीज गणितीय विधि को भी। बीज गणितीय को 3 अलग अलग रूप है। कौन कौन से रूप, सबसे पहला है वो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये बीज गणितीय विधि के ही प्रकार है। दूसरी है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी अपनी विधि है वो है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये 3 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से में, बीज गणितीय विधि के अंदर। ये जो अपनी है, ये जो अपनी प्रश्नावली 3.2 से शुरू होती,
कहाँ से शुरू होती है? 3.2 से। और ये है जो ये तो अपने पूरे प्रश्नावली में है ही भी, लेकिन 3.1 में भी आलेखीय विधि के और ग्राफीय विधि के बारे में ही पढ़ना है। तो हमने समीकरण का निर्माण पढ़ेंगे, उसके बाद में समीकरण को हल करने के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम जो ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं, इस ग्राफीय विधि के अंदर हम पता लगाएंगे कि जो ग्राफ बनेगा उसमें जो रेखाएं बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, उनके अंदर प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ग्राफ सोल्व करेंगे तब। अब हमने पूरे पाठ का जो सार था वो निचोड़ निकाल लिया है कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक है वो हमें करने हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम से हमें पूछे जाने की संभावना है वो अधिक है। तो आइए अब चलते हैं हम प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में हम सबसे पहले है वो समीकरण निर्माण करेंगे, उसके बाद में उस समीकरण को हल करने की विधियां कौन सी विधि द्वारा, आलेखीय विधि द्वारा हल करेंगे। तो समीकरण निर्माण पे आ जाते हैं। सबसे पहली प्रश्नावली अपनी है वो है 3.1, उसका पहला क्वेश्चन है। 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है। 3.1 का पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक पुरुष का नाम दे रखा है, एक इंसान है जिसका नाम है आफताब है, वो अपनी पुत्री से, अपनी बेटी से कुछ कहता है। क्या कहता है? वो ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तेरी आयु से कितनी गुनी का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, आज के बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी हमें कथन दिया हुआ है, कथन के रूप में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हमें पहले किस में बदलना है? बीज गणितीय रूप में, यानी उसका गणितीय रूप में बदलना है, एक्स वाई के रूप में बदलना है। और दूसरा क्या बोल रहा है? उसको ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ बना के बताओ इस क्वेश्चन का ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो आइए पहले तो हल करते हैं। कैसे? देखो, आफताब बता रहा है दो अलग अलग कथन, दो कथन कही हुई। एक लाइन तो यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक है। एक तो बता रहा है कि 7 साल पहले 7 गुनी आयु, फिर दूसरी लाइन है वो यहां से शुरू होती है, वो यहां तक खत्म होती है कि 3 गुनी आयु का रह जाता है। दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, तो दोनों अलग अलग कंडीशन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मानने वाला हल करने के लिए पहले क्या करेंगे? माना कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं? एक्स वर्ष, एक्स। अब ये मत देख लेना कि जो सर ने माना है वो एक्स ही माना है। अब हम अधिकतर है ना वो एक्स वाई का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए एक्स मान लेते हैं। आपको यदि कोई अच्छा शब्द और भी लगता है, कोई अच्छा अक्षर प्यारा है, तो वो भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। हम तो एक्स तो इसलिए लेते हैं क्योंकि अधिकतर क्या है, एक्स एक्स की टर्म होती है, तो हम एक्स को ही लेते हैं। बाकी ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि केवल एक्स को ही मानना है। जो आपको अच्छा लगता है अक्सर उसको ले सकते हो। मान लिया किसकी आयु मानी हमने? आफताब की। जो इंसान कह रहा था उसके बेटी के बाप की आयु हमने मान रखी है, आफताब था उसका नाम, उसकी आयु हमने क्या मानी है? एक्स। और बेटी की आयु, अब बेटी की आयु मान लेते हैं, और उसकी पुत्री की आयु, उसकी बेटी या पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु वाई वर्ष। दोनों को अलग अलग मानना है। एक को एक्स माना है, दूसरे को वाई मानना है। एक को पहले को वाई माना है तो दूसरे को एक्स मान लेना, कोई फर्क नहीं। पहले को यदि वाई मान लो, दूसरे को एक्स मान लो, कोई सेंजेबल नहीं होगा। बस हमें दोनों अक्षर अलग अलग लेने हैं।
पहले को हमने x ले लिया तो दूसरे को क्या ले लिया, y ले लिया। अब दो कंडीशन दे रखी है, दो अलग दो लाइनें दे रखी है। अब दोनों कंडीशन बनाओ प्रथम स्थिति के अंदर। तो यहां पर आप क्या करोगे, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति के अंदर क्या है देखो, प्रथम स्थिति में वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व शब्द से यदि निकालते हैं कि पूर्व का मतलब, तो पूर्व का मतलब पहले, यानी आज हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की। आज का मतलब वर्तमान, वर्तमान। और वो बात कर रहा है पूर्व, यानी पहले किसकी, भूतकाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, भूतकाल की, यानी पहले की बात कर रहा है। तो हम जो वर्तमान आयु है वो हमने क्या मानी है, वर्तमान आयु है वो हमने क्या मानी है, एक्स मानी है। 7 वर्ष पहले यानी भूतकाल, तो एक्स तो वर्तमान आयु है, 7 पहले है, यानी माइनस कर देंगे, पहले के लिए क्या करेंगे, माइनस। ये 7 किसमें से माइनस किया है हमने, उसके पापा की आयु, उसकी उस पुत्री आपताप है, आपताप की आयु एक्स मानी थी, एक्स में से 7 माइनस किए। फिर हमें इन दोनों समीकरणों को बराबर करना है, दोनों समीकरणों को बराबर वजन लेना है। यदि आपको कोई बोलता है 5 kg घी को तोलना है, नापना है, तो आप क्या करोगे, हम जो 5 किलो का जो वाट होगा उस वाट के बराबर ही तो उस 5 kg को रखेंगे, यही तो काम करेंगे। और जब तक कम होगा उसमें हम डालते रहेंगे। तो वैसे ही हमें इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, यहाँ पर जो स्थिति करेंगे इस अध्याय में, उन दोनों समीकरणों को हमें बराबर करना है। तो जिधर कम पड़ेगा ना उधर हमें मिलाना है, हमें ये काम करना। और मिलाना अपनी इच्छा से नहीं है, मिलाना कितना है वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन हमें बता रहा होगा कि हाँ आपको किधर कम है और कितना मिलाना है। वो ये बता रहा है कि उसका पापा है वो अधिक बड़ा है, बेटी है वो छोटी है, तो हमें बेटी छोटी है तो बेटी की तरफ मिलाना है। तो 7 वर्ष पहले, हम पहले पापा की आयु 7 वर्ष पहले गई, अब बेटी की आयु वाई वर्ष है, तो वाई वर्ष वाई में से 7 भी घटाएंगे क्योंकि बेटी में से भी 7 पहले जाएंगे। फिर वो बता रहा है कि 7 साल पहले वो बाप था उस बेटी का 7 गुनी आयु का था, तो बाप की तो आयु अधिक थी भाई, 7 गुनी आयु का था पहले, यानी तो पापा तो पहले उसका बाप था जो आपताप था वो तो पहले ही बड़ा था, अधिक उम्र का था। तो कम किसकी उम्र हो गई, बेटी की हो गई। तो बेटी को क्या करना है, बेटी की आयु में बढ़ाना है हमें। तो क्या करना है, वो 7 गुनी, गुनी का मतलब गुणा, कितनी गुणा था, 7 गुनी आयु का था, तो 7 से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे किसकी आयु को, तो बेटी की जो आयु हमने ली है उस आयु को हम 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 7 से गुणा करना। अब देखो इस समीकरण का केवल आगे सोल्व ही करना है, यानी पक्षांतर नहीं करना है। अब आप सबसे बड़ी दिक्कत आती है 10th वाले बच्चों को पक्षांतर करने के अंदर, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपको जो 9th और 8th की जो मैथमेटिक्स थी वो पढ़ाई नहीं, जिससे ये पक्षांतर जो ये गुणनखंड करने वाले और ये जो पक्षांतर करने वाला ये काम अधूरा रह चुका है अधिकतर बच्चों का। तो ये पक्षांतर में गलती करेंगे, तो या तो एक्स है वो एक्स ऐसा ही पड़ा है, माइनस के साथ वैसे ही पड़े हैं। अब देखो आगे बराबर की जगह मैंने इतनी तक तो वही का वही है, कोई चेंजेबल नहीं किया। अब देखो ये 7 है, ये इस पूरे कोष्टक से गुणा हो रहे हैं, इसका मतलब कोष्टक के अंदर जितनी संख्या उनसे भी गुणा हो रहे हैं, दोनों से ही गुणा होंगे। तो पहले y से गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे, 7y। फिर ये 7 7 से गुणा होंगे कितने हो गए, सातों साती 49। अब देखो, अब इनको मुझे इस तरफ लेके आना है, किनको 7y को और 49 दोनों को किस तरफ लेके आना है, इस बराबर के इस तरफ। तो उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि उधर से सारा काम इधर आ गया तो पीछे 0 ही बचेगा। तो x तो इधर था, अब देखो 7y इधर किसके हैं, प्लस के हैं, उधर प्लस के हैं, तो इधर आए तो किसके हो गए, माइनस के हो गए 7y। अब ये 49 है वो इधर किसके हैं, माइनस के, तो इधर किसके आ जाएंगे, प्लस के हो गए ये 49। ये माइनस के 7y तो इधर थे ही, इसको हमने चेंज नहीं किया है, और बराबर आ यहाँ आ गया, बराबर आ गया। अब बराबर है उधर क्या रहा सर, उधर तो 0 बच गया, उतार दिया, रसगुल्ला उतार दिया, जो भी पीछे बचा है। अब देखो x माइनस 7y, इसमें तो कोई चेंजेबल है नहीं, वैसा का वैसा ही है, x माइनस 7y। अब 49 में से 7 गए तो कितने बच गए, 42, बराबर समीकरण नंबर 1। पहली स्थिति की बात कर रहे थे, प्रथम स्थिति की बात ही कर रहे थे हम। तो प्रथम स्थिति के अंदर अपने पास में समीकरण क्या बन गया, x के बराबर x माइनस 7y प्लस
42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इस अध्याय में हम हर क्वेश्चन के अंदर दो दो समीकरण प्राप्त करेंगे। हर क्वेश्चन में कितने समीकरण? दो समीकरण। अब दूसरी स्थिति में देखो, सेकेंड स्थिति में क्या बनेगा? द्वितीय स्थिति के अंदर, सेकेंड स्थिति में पहली के अंदर वो बता रहा था कि 7 साल पहले, अब वो क्या बता रहा है? अब वो अपनी बेटी से बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष, अब बाद की बात कर रहा है। पहले किसकी बात कर रहा था? भूतकाल की बात कर रहा था, वर्तमान से भूतकाल, अब वर्तमान से भविष्य काल की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसमें अब क्या करेंगे? 3 साल बाद की बात है, यानी जोड़ना है, तो एक्स में कितने जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। फिर बराबर करने हैं दोनों ही। फिर वाई को, बेटी को भी 3 साल बाद लेके जाना, तो ये बेटी में भी 3 साल जोड़ दी, बेटी की आयु वाई थी, वाई में भी साथ 3 जोड़ दिए हमने। देखो, पहले का मतलब माइनस, बाद का मतलब प्लस, ये चीज समझ लेना। अब वो कितनी आयु का रह जाता है? 3 गुणी आयु की रह जाती है उसकी बेटी, फिर भी वो बता रहा है उसके पापा की आयु अधिक है तो बेटी की कम है। तो फिर दोबारा किससे गुणा करना पड़ेगा हमें? बेटी की आयु को 3 से गुणा, क्योंकि वो कितनी गुणी आयु का रह जाता है? 3 गुणी आयु का रह जाता है। अब देखो आगे, x प्लस 3 बराबर, ये तो वैसा जहां तक है वहां तक ही, लेकिन आगे देखो, ये जो 3 है वो इस पूरे कोष्टक से गुणा हो रहे हैं, पूरे कोष्टक से गुणा हो रहे हैं, यानी कोष्टक के अंदर जितनी संख्या उनसे भी गुणा हो रहे हैं, तो गुणा करो। 3y से गुणा होकर कितने हो जाएंगे? 3y। 3 से गुणा हो गए, कितने हो जाएंगे? 2। अब पक्षांतर कर दो, पक्षांतर किसका करेंगे? इस 3y प्लस 9 को हम इधर ले आएंगे, उस तरफ क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। हम 3y को, तो अपने पास में पहले इधर क्या है? x प्लस 3 तो पहले है, ये 3y इधर प्लस के थे, इधर आए तो माइनस के हो गए 3y। ये जो 9 है वो उधर प्लस के थे, इधर आए तो किसके हो गए? माइनस के हो गए 9। और बराबर में उस तरफ क्या बच गया? 0। क्या बच गया? 0 बच गया। अब देखो आगे, x तो वैसा का वैसा रहा, और ये माइनस के 3y वैसे के वैसे रहे, लेकिन ये 3 किसके हैं? प्लस के हैं, और ये 9 किसके हैं? माइनस के हैं। एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, दोनों ही हमेशा घटेगी। भाई एक प्लस की एक माइनस की, और जब हमेशा ही घटती है, और घटती है तो चिन्ह उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी है। तो बड़ी कौन सी है? 9 की बड़ी है, 9 माइनस के हैं, तो माइनस के कितने बच गए? माइनस प्लस के माइनस के 6 बच गए बराबर। माइनस के 9 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 6 बच गए। ये अपने पास में समीकरण बन गया दूसरा, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये अपने पास में समीकरण नंबर 2 का निर्माण हो, और ये अपने पास समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरणों का निर्माण हो गया। हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था कि बीजगणितीय रूप में बदलो, हमने इनको क्या कर दिया? बीजगणितीय रूप में बदल लिया। दोनों से हमने दोनों समीकरण निर्माण कर लिया। अब इन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है? ग्राफीय विधि से इनको हल करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, इनको ग्राफीय रूप में बदलना है, ग्राफ बनाना है कि इनसे जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो देखियो, ग्राफीय विधि से हल करने पर आइए चलते ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय, या उसको बोल दो आलेखीय विधि, एक ही बात है। आलेखीय विधि से हल करने पर, हल करने पर, अब हम इन जो जो भी समीकरण दिए रखे हैं, जो भी अपने पास में दो समीकरण बने हैं, इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे? इन समीकरणों से ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को हल करेंगे। तो पहला समीकरण है वो अपने पास में क्या बना था? पहला समीकरण अपने पास बना है x माइनस 7y प्लस के 42 बराबर 0। ये समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 था वो था x प्लस 7y माइनस के 42 बराबर, यही है ना अपने पास में समीकरण।
x माइनस है, x माइनस प्लस के 42 है। x माइनस 7y प्लस के 42 बराबर 0। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 है। पहले समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे, फिर 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 को देखो, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना है, आपके पास में दो संख्या है, एक x है एक y है, दो ही है ना पूरे समीकरण में। देखो एक x और y, इन दोनों में से किसी को भी एक का मान अपनी इच्छा से रखने हैं। किसी भी साई x का रखो साई y का रखो, किसी का भी मान है वो अपनी इच्छा से रख दो और दूसरी का अपने आप आ जाएगा। वो कितने मान रखने ग्राफीय विधि से, हमें कम से कम मिनिमम 3 मान जरूरी है। तो हम पहले मैं क्या रख देता हूँ, y बराबर कितने रख देता हूँ, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर किसके बराबर, y बराबर। तो समीकरण क्या है, समीकरण मेरे पास में x माइनस 7 गुणा y का मान कितना है 0 रख दिया, प्लस 42 बराबर, आगे देखो x 7 किससे गुणा हो गया 0 से, क्या मान हो गया 0, प्लस के 42 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया माइनस का 42। किसका आ गया, माइनस का 42 आ गया। दूसरा देखो, y बराबर क्या रख दूं, मुझे y बराबर रखना है एक रख दे, y का मान एक रख देते हैं तो आ जाएगा, y बराबर एक रखने पर, एक रखने पर तब x बराबर x माइनस 7 गुणा y प्लस के 42 बराबर 0, x 7 गुणा 1 कितने हो गए 7 प्लस के 42 बराबर 0, 7 माइनस के है 42 प्लस के, 42 अधिक है तो कितने पीछे बच गए 35, और 35 इधर प्लस के रह गए तो उधर गए तो माइनस के, तो कितने आ गया y बराबर x बराबर माइनस का 35। दोबारा y बराबर कितने रख देते हैं 2 रखने पर, इसका मान y बराबर 2 रखने पर, तब x बराबर अपने पास कितना बन जाएगा, x बराबर 7 गुणा 2 प्लस के 42 बराबर x माइनस 7 गुणा 2 हो जाएंगे 14 प्लस 42 बराबर 0, x 42 में से 14 गए पीछे बच गए माइनस प्लस के 28 बराबर 28 उधर गए तो माइनस के हो गए, तो अपने पास में x बराबर 28 किसके आगे, माइनस के आगे 28। ये x के 3 मान आ गए, y के 3, हमने y के 3 अलग रखे, पहले 0 रखा तब x का माइनस का 42 आया, जब हमने y का 1 रखा तब x का माइनस का 35 आया, जब y का हमने 2 रखा तब x का माइनस का 28 आया। अब इनसे हम एक सारणी छोटी सी बना लेते हैं, इससे हमें आसानी से पता लग जाए कि हमने क्या क्या है वो अलग अलग मान रखे। ये x हो गया, y हो गया, पहले हमने y का मान क्या रखा था 0 रखा, तब अपने पास में x का मान कितना आया है माइनस का 42। जब हमने y का मान 1 रखा तब अपने पास में x का मान माइनस का 35। जब हमने y का मान 2 रखा तब x का मान माइनस का 28। ये हमें 3 अलग अलग मान प्राप्त हो गए, 3 हमने अलग अलग मान रखे थे और 3 हमें अलग अलग मान प्राप्त हो गए। अब हमने ये तो समीकरण नंबर 1 की बात की थी आलेख की विधि, अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 की तो बात करनी है, समीकरण नंबर 2 को भी तो हल करना है। समीकरण नंबर 2 में
दो में क्या क्या दिक्कत है? समीकरण नंबर दो क्या देखो अपना, समीकरण नंबर दो है x माइनस 3y माइनस का छ, एक्स माइनस 3y माइनस का छ बराबर, ये समीकरण नंबर दो है। इसमें भी किसकी जगह रख दो? y की जगह रख दो, क्योंकि x तो खुला है, x का गुणांक है वो एक है। किसी की जगह रखना चाहे y x की, मैं x y की जगह पर जीरो रखता हूं, y की जगह पर जीरो रखने पर 3 बार रखना है हमें आलेख की विधि में, तो अब क्या बन जाएगा? x माइनस 3 गुणा 0 माइनस के छ बराबर 0। x 3 किससे गुणा हो रहा? 0 से, 0 हो गया। 0 माइनस छ बराबर 0 और x बराबर प्लस के क्या आगे? छ। किसके आए? प्लस के छ आए। अब दोबारा देखो, दोबारा मैं y बराबर क्या रख रहा हूं? y बराबर 1 रखने पर y का मान क्या रखा मैंने? 1 रखा। y का मान 1 रखा, तब x बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 गुणा 1 माइनस का छ बराबर 0। x 3 गुणा 1 3 माइनस का छ बराबर 0। तो ये कितने हो गए? x माइनस के 3 माइनस के छ, दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में संख्या जुड़ेगी और चिन्ह वही रहेगा, रहेगा तो माइनस का, लेकिन माइनस माइनस कितने हो गए? 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? प्लस के 9, क्योंकि इधर माइनस के थे, उधर गए तो प्लस के हो गए। दोबारा y बराबर क्या रख दूं? 2 रखने पर, 2 रखने पर तब मेरे पास में x बराबर हो जाएगा 3x, नहीं, x 3 गुणा 2 माइनस छ बराबर, तो x माइनस छ बराबर 0। तो ये x बराबर, दोनों ही माइनस के हैं, तो छ कितने हो गए? माइनस के 12 बराबर 0। अब x बराबर कितना आ जाएगा? उधर गए 12 तो प्लस के, तो x बराबर कितने आ गए? प्लस के 12। ये 3 मान आ गए किसके? x के और 3 ही y के। अब इनके द्वारा एक सारणी बना लो, x और y। पहले हमने y का मान क्या रखा था? 0 रखा था। y का मान जब 0 रखा तब x का मान क्या आया था अपने पास में? y बराबर 0, तब x का मान प्लस का 6 आया था। जब हमने y का मान 1 रखा था तब x का मान क्या आया था? तब x का मान 9 आया था। जब हमने y बराबर 2 रखा था तब x का मान कितना आया था? 12 आया था। ये अपने पास में दो सारणी मिल गई, सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर 2। अब जो हमें ग्राफ बनाना है, इस क्वेश्चन का जो ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ इस सारणी को देखकर ही बनाना है। हमारे ग्राफ के लिए केवल हमें इस सारणी ही जरूरत पड़ेगी, एक ये सारणी, एक ये। अब ये समीकरण थोड़े से लिख लो, समीकरण को ध्यान से देखकर ये समीकरण लिख लेना है और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इनको ग्राफ में। किसी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो वो ले सकता है। देखो आगे ग्राफ से चलते हैं, टेक्स्ट के अंदर ग्राफ हल कर लेते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के अंदर ऐसी तो एक लाइन होती है और एक लाइन होती है, वो इस प्रकार की होती है। दो लाइनें होती है, एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है। दो लाइनें ग्राफ में होती है। इस लाइन को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। या इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, या इसको बोलते हैं भुज। ये इसके तीन नाम है। कौन सी रेखा के? जो इस प्रकार से बड़ी रेखा है, जो आडी रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष बोलते हैं, या भुज बोलते हैं। तीनों में से कोई भी पॉइंट मिल सकता है। और जो ये ऊर्ध्वाधर है, खड़ी रेखा है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। या इसको बोलते हैं वाई एक्स, या इसको बोलते हैं कोटि।
ये इसके 3 नाम है, 3 इसी रेखा के भी नाम है। ये होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। जिसके निर्देशांक होते हैं 0, अब इस तरफ होती है वो सारी की सारी पॉजिटिव संख्या आती है, धनात्मक आती है। इस तरफ सारी की सारी ऋणात्मक आती है, इस तरफ भी ऋणात्मक आती है, इस तरफ फिर वापस धनात्मक आती है। तो ये तो पूरा जो आगे है, अपना जो अध्याय नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंदर इस वापस इस ग्राफ को हम देखेंगे, तब मैं पूर्ण रूप से आपको इस ग्राफ के बारे में जितने भी चतुर्थांश होते हैं, 4 अलग-अलग होते हैं, इसमें दोनों ही प्लस के होते हैं, इसमें एक प्लस का, एक माइनस का, इसमें दोनों माइनस के, इसमें दोनों ही एक माइनस प्लस का होता है। समझाएंगे। अभी हमें जो केवल ग्राफ है ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि हमारे को जो 2 समीकरण बने हैं, जिनसे जो सारणी बनी है, उन सारणियों से अपने पास में ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ के लिए हमें जरूरत पड़ेगी जो मुख्य रूप से उन 2 सारणी की जरूरत पड़ेगी। इसको लिख लेते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई एक्स। ये अपना मूल बिंदु हो गया। इसको बोलते हैं एक्स ऋणात्मकता और ये हो जाएगा वाई ऋणात्मक। अब देखो आगे अपने पास में सारणी के अंदर मान है वो क्या है। पहली सारणी में एक्स का मान है वो माइनस के 42, माइनस के 35 और माइनस के 28 है। दूसरी में एक्स का है वो प्लस के तीनों ही मान और y के मान है वो तीनों के 2 के अधिकतम है। यानी तो x वाले जो हमारे कोऑर्डिनेट है उस पे हमें अधिकतम मान है वो अधिकतम मान लेने हैं। यानी कितने ले सकते हैं हम, 42 तक है तो 7 का अंतर भी ले सकते हैं। x पे हमें अधिकतम कितने लेने हैं, 7 का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर भी 7 ही लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ आज 1, 2, 3, 2, 5 हो गया 7 और इस पे हमें है वो एक एक का ही लेना है पैमाना, क्योंकि अधिक अपने मान है नहीं इसमें। 7 फिर अंतर 14 फिर 21 फिर 28 फिर 35 और 42। अधिकतम 42 तक है तो 42 तक लिख लेते हैं। यह 7, 14, 28, 21, 28, 35 और 42। ये है वो इस तरफ किसके हैं, माइनस के, उस तरफ प्लस के। इस तरफ माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और इस तरफ है वो प्लस के। ये अपने पास में इस प्रकार से हमें ये जो लाइन है वो हमें लाइन खींची हुई मिलेगी ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर आपको जो भी ग्राफ का रूप मिलता है उसमें इस प्रकार से आपको लाइनें मिलती है, इतने बड़े बड़े बॉक्स है और उन बॉक्सों के अंदर तो यहाँ पर है, जैसे यहाँ से आप ग्राफ बना रहे शुरू कर रहे हो, यहाँ से यदि शुरू कर रहे हो, मान लीजिए यदि आप जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ से ऐसे, यदि इस प्रकार से यदि आप ग्राफ बना रहे हो तो इस ग्राफ के अंदर यहाँ से यहाँ की दूरी है ना वो कितनी है, 7 है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर आप ऐसे 7 लेना। ये मत कर देना कि यहाँ जो छोटी छोटी लाइनें ऐसे आपको डॉट डॉट करती है ऐसे 10 लाइनें मिलेगी, एक बॉक्स के अंदर 10 लाइनें मिलती है, उन लाइनों को मत मान लेना। हमें जो ये बड़ी वाली लाइन है इस बॉक्स को ही हमें है वो मानना है। ये बात विशेष ध्यान रखें। अब देखो सारणी को देखो, सारणी पहला समीकरण माइनस के 42 किसका मान है, एक्स का मान, तब y का मान क्या है, 0 है।
y अपने पास में, तब अपने पास y 0 है, y 0 होना चाहिए। तो इस x अक्ष पर y का मान हमेशा शून्य होता है। ये एक लाइन पक्की कर लो। x अक्ष x अक्ष पर x अक्ष पर y शून्य होता है। y क्या होता है? शून्य। x अक्ष पे चाहे वो धनात्मक की दिशा हो, चाहे वो ऋणात्मक की दिशा हो, दोनों ओर y का मान शून्य होता है। कौन सी लाइन पर? ये जो x एक्सिस लाइन है, इस लाइन पर y का मान शून्य होता है। और y एक्सिस पर किसका मान शून्य होता है? x का मान। x का जो मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। इस y एक्सिस पर x का मान होता है वो शून्य होता है। ये आपको लाइन याद करनी। अब देखो, महत्वपूर्ण बात देखो, x का मान था वो माइनस का 42 था और y का मान 0। तो x इस पे y इस पे 0 है और इधर है वो x का प्लस का है, जरूरत तो नहीं है। इस तरफ देखो माइनस का, तो यहाँ पर ये देखो माइनस के कहाँ है? 21, 28, 35 और ये रहे 42। तो वो बिंदु आएगा वो किस पे आएगा? यहाँ पर आएगा। तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? माइनस के 42 कोमा 0। यानी x का जो निर्देशांक है वो पहले लिखा जाता है और y का बाद में लिखा जाता है। दूसरा देखो, दूसरा अपना पॉइंट्स क्या था? दूसरा है x का माइनस का 35 और y का 1। x का माइनस का 35 है, y का 1 है, y का प्लस का 1 ये रहा, x का माइनस का 35 ये रहा। दोनों को यदि यदि हम टिक टिक करके जाते हैं तो जहां इस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु पे, तो इसके निर्देशांक अपने पास में क्या हो जाएंगे? इसके निर्देशांक लिख लेते हैं, माइनस का 35 कोमा 1। देखो, अब जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा बिंदु क्या अपना? माइनस के 28 और y का 2। x का माइनस का 28 है, x का माइनस का 28 है, y का 2 है। यदि ऊपर से जाते हैं तो यहाँ बिंदु आता है, माइनस का 28 और y का 2, ये बिंदु आ गए। अब ये तो अपने पास में प्रथम समीकरण का आया था। कौन सा? x माइनस 7y प्लस के 42 बराबर 0, उस समीकरण के आए हैं। तो अब इस तीनों बिंदु से जो लाइन खींच रही है उस लाइन को खींच, तीनों बिंदुओं को सीधे सीधे मिलाना है। और ये जो आपका ग्राफ है जहां तक सही है वहां तक उस ग्राफ के अंदर तीनों ही बिंदु है वो एक ही लाइन के अंदर आएंगे। यदि आपकी तीनों ही बिंदु है, तीनों ही जो निर्देशांक है, यदि वो गलत आ रहे हैं, उसका पता लगाना है, तब उनको लाइन जब मिलाओगे तब लाइन सीधी नहीं आएगी। अब यहाँ देखो कि सर आपने थोड़ी लाइन खींची तो टेढ़ी आ रही है। अब ये जो यहाँ पर जो ये दूरी ली है ना, ये थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, तो हमने नाप के नहीं ली, लेकिन ग्राफ के अंदर जो दूरी होती है वो नापी हुई होती है, उसके अंदर गलत नहीं होता, उसमें 100% सही होता है। तो यहाँ पर तो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ सकती है। और उस जो भी रेखा खींच रहे हो उसके ऊपर आप क्या लिखोगे? समीकरण लिखोगे। तो इस रेखा का समीकरण क्या था? x माइनस 7y प्लस के 42, ये इस रेखा का क्या था? समीकरण था। अब आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। दूसरे समीकरण का रेखा क्या बन रही है? देखो, दूसरे समीकरण की रेखा, दूसरा समीकरण के हमारे पास में क्या था? च 0 ये था। तो x का कितना है? 6 है, x का 6 और y का 0। तो यहाँ का निर्देशांक आएगा, यहाँ 7 है, 7 से पहले यहाँ का ही आएगा 6 कोमा। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा देखो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 9 1, 9 1। यहाँ 10 कहीं होंगे, 10 के समथिंग यहाँ कहीं 9 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 और 1 तो यहाँ आ जाएगा, तो 9 कोमा 1। तीसरा क्या पॉइंट है? तीसरा है 12 2, 12 2। यहाँ 14 है तो यहाँ कहीं 12 आएगा और 2, यहाँ आ जाएगा 12। ये भी तीनों ही पॉइंट है, देखो एक सीधी लाइन से आ रहे, लाइन बन रही है ना। इसका समीकरण क्या था? x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर, ये था ना इसका समीकरण। अब ये दोनों ही हमें लाइनें मिल गई है,
और दोनों ही जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी कहीं न कहीं। देखो यहाँ से दूरियाँ अधिक है, उधर से कम हो रही है, तो ये प्रतिच्छेद करेगी। अब इस ग्राफ का सबसे बड़ा काम है वो रहा पीछे पैमाना। क्या रहा क्या है? पैमाना। और ग्राफ का जो पैमाना है वो 1 नंबर का पूछता है। सबसे पहले एक्स अक्ष की बात करते हैं। एक्स अक्ष पे हमने क्या पैमाना लिया है? देखो एक बॉक्स के बराबर कितनी दूरियां हैं? 7, 14, 21, 28, 35। कितने का अंतर आ रहा है? 7 का आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाइयां हैं? 7 इकाई है। तो ये एक्स अक्ष पे पैमाना आ गया। फिर आता है वाई अक्ष पे पैमाने की बात। वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई ली हमने? एक एक का ही अंतर है। 1, 2, 3, 4। तो 1 इकाई। तो वाई अक्ष पे हमारा इकाई कितनी आ जाएगी? 1 इकाई। फिर जो ये लाइनें खींचनी है, इस लाइनों पे समीकरण लिखने हैं, इन सब के मिलाकर 2 नंबर ग्राफ के मिलेंगे। और 2 नंबर जो ग्राफीय विधि से जो हमने हल किया है इस क्वेश्चन को, इस पूरे के हमें 2 नंबर में दिए जाएंगे। 2 नंबर इसके मिलेंगे और 2 नंबर ही हमें इस पूरे जो ग्राफीय विधि से हल किया है इस ग्राफीय विधि के हल के मिलेंगे। तब जाके अपना क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो अब जाके अपना पूरा हल हुआ है। इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन करोगे तब जाके हमें 4 नंबर अंक मिलेंगे ग्राफीय विधि से। तो आज हमने कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 3 को काफी हद तक सॉल्व किया है। इसमें से एक क्वेश्चन किया है और बाकी हमने उस अध्याय के बारे में किस किस टॉपिक पे पढ़ेंगे उसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।